एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, एनवीडिया, मेटा, टेस्ला, अडोबी, आईबीएम, पेलेंटियर और मोबिलाई। ये दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका जिक्र आप सुनते रहते होंगे। जुलाई 2024 में ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की फील्ड में टॉप 10 में शुमार थीं। इन कंपनियों में एक चीज़ कॉमन है, उनकी कर्म भूमि का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक अमेरिका से जुड़ा है। 10 में से 9 कंपनियों का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। इनमें से मोबाइल आई भले ही जेरूसलम से चलती है, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी इंटेल है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इससे एआई में अमेरिका के दबदबे का अंदाजा लगाया जा सकता है। 21 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई में $500 बिलियन के निवेश का ऐलान किया था। ये बहुत बड़ी रकम है। $1 बिलियन में होते हैं 85-100 करोड़ रुपए। उस हिसाब से $500 बिलियन में लगभग 42 लाख करोड़ रुपए होंगे। ये बहुत ज़्यादा रकम है। ये ईरान, डेनमार्क और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो अमेरिका एआई की दुनिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए खूब सारा पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि उन्हें बाद में आर्थिक फायदे, तकनीकी तरक्की और रणनीतिक बढ़त की उम्मीद है। जब ये हाइप बन रहा था तभी बीच में एक चाइनीज कंपनी की एंट्री हुई, नाम है डीपसीक। उसने चैट जीपीटी का सस्ता, टिकाऊ और आसान वर्जन लॉन्च किया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। कंपनी ने दावा किया कि उसको डीपसीक बनाने में सिर्फ 50 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसकी अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अरबों रुपए लगाने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत करारा झटका था। सोचो, पापा ने तुम्हें सब्जी लाने के लिए 100 रुपए दिए, उसमें तुम 2 किलो गोभी लेकर आए। तभी तुम्हारे पड़ोसी का लड़का सिर्फ 10 रुपए में 3 गोभी ले आया और उसने ये बात आके तुम्हारे पापा को बता दी। तो सिचुएशन क्या होगी, सोच सकते हो ना। ऐसा ही कुछ अमेरिका की टेक कंपनियों के साथ हुआ है। डीपसीक ने आकर अंकल को बता दिया है कि आपके लड़के को पैसा खर्च करना नहीं आता। जैसा कि पापाओं का होता है, वैसा ही लोगों का अमेरिका की टेक कंपनियों से भरोसा कम होने लगा। उन्होंने अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू किया कि डीपसीक ने एआई का बबल फोड़ दिया है। एआई में अमेरिका का जो दबदबा था वो खत्म हो गया है। यह भी कहा जा रहा है कि चाइना इज द न्यू किंग। आजकल कुंभ में वायरल हुए एक बाबा को लेकर एक लाइन का काफी प्रचार हो रहा है, सारे मठाधीश धरे रह गए, एक मलंग आया और महफिल लूट कर ले गया। अब टेक की दुनिया में यही कहावत डीपसीक के ऊपर फिट करने की कोशिश हो रही है। सारे बिग टेक धरे रह गए, एक डीपसीक आया और महफिल लूट कर ले गया। लेकिन इन बातों में कितना सच है ये हम देखेंगे। डीपसीक के टेक्निकल पहलुओं पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो अपने दूसरे चैनल आयुष्कारी पर अपलोड होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जब भी लिंक अवेलेबल होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन अभी हम आपको डीपसीक का जो जियोपॉलिटिकल एंगल है वो बताएंगे। जियोपॉलिटिक्स में इसका कितना असर पड़ेगा, क्या इसने सचमुच में अमेरिका का प्रभुत्व खत्म कर दिया है, डीपसीक की लिमिटेशंस पर बहस क्यों हो रही है और क्या चाइना ने टेक वॉर में बाजी मार ली है। इन सब चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और हमने अपने तरीके से इनका जवाब निकालने की कोशिश की है, ताकि हमारी तरह जो लोग क्यूरियस हैं उनकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके। हेलो, मैं आयुष हूँ, आप क्यूरिस्तान देख रहे हैं और इस वीडियो में हम चाइना से निकले डीपसीक एआई के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस गहराई से समझने जा रहे हैं। China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world. The chatbot launched by the Chinese firm DeepSeek become the most downloaded free app in the US already. A Chinese chatbot. It is called DeepSeek and it has caused mayhem in the AI world. आज के दिन डीपसीक पूरी दुनिया में लोगों की जुबान पर है, लेकिन महीने भर पहले इसको गिनती के लोग ही जानते थे। चीन के अंदर भी डीपसीक कोई जाना पहचाना नाम नहीं था। हालांकि चाइना में एआई रिसर्च और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में इसे बहुत लोग जानते थे। डीपसीक की शुरुआत एक हेज फंड कंपनी हाई फ्लायर के रिसर्च विंग के तौर पर हुई है। 2015 में शुरू हुई हाई फ्लायर को चीन की सबसे सफल हेज फंड कंपनीज में गिना जाता है। ये उन शुरुआती कंपनियों में से एक है जिसने 100 बिलियन युआन का आंकड़ा छुआ। ये हेज फंड कंपनियां अलग अलग निवेशकों का पैसा शेयर मार्केट, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स और नए स्टार्टअप में लगाती हैं। ये निवेश मिलियन और बिलियन के लेवल पर होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाई फ्लायर भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही थी। जब इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया तब 2020 में इसने मार्केट रिसर्च और एआई कंप्यूटिंग के लिए फायरफ्लायर 1 नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जिसका मतलब है बहुत सारी चिप्स। वैसे चाइना ने ये चिप्स बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा लगाया है, लेकिन असली खेल हाई एंड चिप्स को बनाने का है और वहाँ चीन अब भी अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान से काफ़ी पीछे है। चाइना लो एंड चिप्स बना सकता है, लेकिन 5mm और उससे छोटे एडवांस चिप्स हैं, उनके लिए अब भी उन्हें बाहर की सप्लाई लेनी पड़ती है। तो 2021 में हाई फ्लायर ने अपने काम के लिए अमेरिका से एनवीडिया चिप्स खरीदना शुरू किया। इनका सीधा इस्तेमाल एआई सुपर कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर में हो रहा था। अब टेक की दुनिया का असली गेम चिप्स पर टिका है। फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार्स और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स में चिप का इस्तेमाल होता है। लेकिन हर डिवाइस में एक ही तरह की चिप नहीं होती है। अपने स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम, मीडियाटेक टाइप की चिप्स होती हैं
और एआई ट्रेनिंग में एनवीडिया के जीपीयू और मिलिट्री में अलग ग्रेड की चिप्स इस्तेमाल होती हैं। चिप्स को आज के दौर का नया ईंधन कह सकते हैं। बिना इसके एआई से लेकर सेना के हथियार, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक कारों तक सब ठप पड़ जाता है। यही वजह है कि अमेरिका चीन के बीच चिप्स को लेकर एक जबरदस्त टेक वॉर चल रहा है। चिप्स की दुनिया में अमेरिकी कंपनियों का जलवा तो है, लेकिन इनका खेल सिर्फ डिजाइन तक सीमित है। एनवीडिया, एएमडी, इंटेल जैसी जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो बेहतर चिप्स डिजाइन करती हैं, लेकिन असल मैन्युफैक्चरिंग के बादशाह ताइवान और साउथ कोरिया हैं। 2021 और 22 के बीच में चाइनीज कंपनी हाई फ्लायर करीब 10,000 एनवीडिया A100 चिप्स इकट्ठी कर चुकी थी। ये हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स प्रोसेसर चिप्स हैं जिनका इस्तेमाल बेहतरीन एआई सिस्टम्स बनाने और उन्हें चलाने में होता है। 2022 में अमेरिका को ये एहसास हुआ कि अगर उसने ये चिप्स का एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं किया तो चाइना एआई की रेस में तेजी से आगे निकल सकता है। इसी वजह से बाइडेन सरकार ने अक्टूबर 2022 में एडवांस्ड एआई चिप्स जैसे एनवीडिया A100 और H100 इनके एक्सपोर्ट में चाइना के लिए बैन लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद चीन ने स्मार्ट तरीके से इन चिप्स को खरीदने के रास्ते निकाल लिए थे, जिसके चलते 2023 और 2024 में अमेरिका को अपने नियम और सख्त करने पड़े। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका हाई फ्लायर पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले ही एनवीडिया A100 चिप्स का बड़ा स्टॉक जमा कर लिया था। हालांकि बैन के बाद जब नया स्टॉक मिलना बंद हुआ तो उन्हें पुराने मॉडल की चिप्स से ही काम चलाना पड़ा। वो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन यूएस पाबंदियों के कारण उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। शुरुआती दिनों में हाई फ्लायर का पूरा फोकस फाइनेंशियल मार्केट पर था। फिर आया 2023 और हाई फ्लायर के को फाउंडर लियांग वेनफेंग ने एक बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। शुरुआत में हाई फ्लायर एक एआई पावर्ड हेज फंड था, लेकिन जैसे जैसे एआई की पावर और बिजनेस वैल्यू बढ़ती गई, उन्होंने फाइनेंस के अलावा डेडिकेटेड तरीके से एआई में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत 2023 में डीप सीक की नींव रखी गई। हालांकि यह एक अचानक लिया हुआ फैसला नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट थी जिससे हाई फ्लायर एआई की दुनिया में अपनी पहचान बना सके। कहानी बड़ी दिलचस्प है। वेनफेंग ने, जो इनके को फाउंडर हैं, डीपसीक के लिए कहीं बड़ी एआई कंपनियों से टैलेंट नहीं उठाया, बल्कि सीधे चीन की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए। उन्होंने ऐसे नौजवानों को तलाशा जो कुछ कर गुजरने के लिए व्याकुल थे। उनको बस एक मौके का इंतजार था। ये कोई भीड़ में खोए हुए नौजवान नहीं थे, बल्कि चीन के सबसे तेज दिमाग वाले एआई रिसर्चर्स थे। वेनफेंग ने इन्हें फ्रीडम और रिसोर्सेज दिए ताकि वो कुछ नया बना सकें। वेनफेंग ने इन्हें थाली में सजाकर मौका दिया और नौजवानों ने वेनफेंग को कतई निराश नहीं किया। इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर 2 साल के अंदर डीपसीक को टॉप एआई प्लेयर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया। डीपसीक की टीम ने अप्रैल 2023 में हाई फ्लायर की डीप लर्निंग रिसर्च ब्रांच, यानी जो फायर फ्लायर है, उसको एक डेडिकेटेड लैब में बदल दिया था। उनका मकसद था AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलप करना, यानी एक ऐसा एआई जो हम इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और अलग अलग टास्क में खुद को अडाप्ट कर सके। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इसके बाद मई 2023 में डीपसीक एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनी और नवंबर 2023 में पहला एआई मॉडल रिलीज किया। अगले कुछ महीनों तक टीम लगातार अपने मॉडल्स को सुधारती रही और एक के बाद एक नए अपडेटेड मॉडल्स आते रहे। 26 दिसंबर 2024 डीपसीक ने अपना V3 मॉडल लॉन्च किया। ये उस समय के सबसे बड़े एआई मॉडल्स में से एक था। इसका परफॉर्मेंस ओपन एआई के लीडिंग मॉडल GPT-4o के बराबर था और यहीं से डीपसीक और इसके मॉडल्स की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन असली धमाका जनवरी 2025 में हुआ, जब डीपसीक ने एक के बाद एक ब्रेक थ्रू माइलस्टोन सेट करने शुरू कर दिए। 15 जनवरी 2025 को डीपसीक ने अपना एआई चैटबॉट ऐप लॉन्च किया, जिससे आम यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते थे, हम जैसे लोग। और आखिरकार 20 जनवरी 2025 डीपसीक ने अपना लेटेस्ट ओपन सोर्स मॉडल R1 लॉन्च किया, जिसने एआई इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। और 27 जनवरी 2025, सिर्फ एक हफ्ते बाद, डीपसीक एआई असिस्टेंट ऐप एप्पल स्टोर पर नंबर 1 फ्री ऐप बन गया। इसने ChatGPT को भी पीछे छोड़ दिया। डीपसीक के इन ब्रेक थ्रूज ने एआई इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी। क्या चाइना अब अमेरिका को रेस में हरा सकता है? ये ड्रामेटिक शिफ्ट डीपसीक के R1 मॉडल की वजह से देखने को मिला है, जिसकी चर्चा आज हर ओर हो रही है। इसे ओपन एआई के O1 मॉडल से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स हैं, यानी एआई जो सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि लॉजिक और तर्क से समझकर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कमाल की बात यह है कि डीपसीक का R1 मॉडल कई बेंचमार्क्स पर ओपन एआई के O1 मॉडल को टक्कर देता है। और सबसे अहम बात, जहां अमेरिकी कंपनियों ने अरबों रुपए और कई साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगाए, वहीं डीपसीक का दावा है कि उन्होंने अपने मॉडल को मात्र 50 करोड़ रुपए में तैयार कर लिया। हालांकि ये थोड़ी ऊपर की बात है। इसका असली खर्च और टेक्नोलॉजी की गहराई को समझने के लिए इसके पीछे लगे R&D, डेटा ट्रेनिंग और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें अकाउंट में लेना होगा। इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं और कुछ एक्सपर्ट्स इसे प्रोपेगेंडा वॉर भी कह रहे हैं। हम इसे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डीपसीक के इन ब्रेक थ्रूज के चलते एआई इंडस्ट्री में तूफान आ गया है।
एनवीडिया जैसी कंपनियों के शेयर प्राइस में 17% तक गिरावट आई और यूएस शेयर मार्केट में भी हलचल मच गई। यहाँ से चाइना और अमेरिका का टेक वॉर और तेज हो गया। इस वॉर को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि डीप सीक के मॉडल्स बाकी एआई मॉडल्स से कितना अलग हैं, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एआई चैटबॉट का इस्तेमाल हमारी रोजाना की जिंदगी में आम हो गया है। चैट जीपीटी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। इसका इस्तेमाल हम ईमेल लिखने, गणित या सवाल सुलझाने से लेकर कोडिंग तक में करने लगे हैं। डीप सीक भी इसी पैटर्न पर काम करता है। इसे ओपन सोर्स डेटा पर ट्रेन किया गया है और इसी आधार पर जवाब ये तैयार करता है। हालांकि इसका पूरा डेटा सोर्स क्या है, इस पर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। डीप सीक में सबसे बुनियादी अंतर यह है कि वो अभी तक फ्री है। जिस सर्विस के लिए ओपन एआई $200 प्रति महीने चार्ज कर रहा है, वो डीप सीक मुफ्त में मुहैया करा रहा है। जाहिर है लोग फ्री सर्विस की तरफ जाएंगे और इसके चलते अमेरिकी कंपनियों के सामने ग्राहकों को बचाए रखने की चुनौती रहेगी। डीप सीक ने कई अमेरिकी कंपनियों की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान एनवीडिया को उठाना पड़ा। अभी तक ये धारणा थी कि सबसे बढ़िया चिप्स के बिना एआई में आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन डीप सीक ने इसको थोड़ा गलत साबित कर दिया है। इसके अलावा ओपन एआई और अन्य एआई कंपनियों की भारी लागत और रेवेन्यू मॉडल को लेकर निवेशकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। इन कंपनियों को अपने बैकर्स को समझाना होगा कि अरबों डॉलर का ये निवेश आखिर कितना बेनिफिशियल होगा। अगर वो डीप सीक जैसी कंपनियों के बढ़ते दबाव का जवाब नहीं दे पाए तो उनकी भविष्य की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। अब तक हमने देखा कि डीप सीक ने एआई इंडस्ट्री में कैसे हलचल मचाई है। अब इसे 3 बड़े टेकअवेज में समेटते हैं। पहला, अमेरिकी कंपनियों ने अपने चैटबॉट मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जिन सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया, उसमें करीब 16,000 या उससे ज़्यादा चिप्स लगी। वो भी एकदम डेवलप्ड एडवांस चिप थी। इसकी तुलना में डीप सीक ने महज 2,000 चिप्स के सहारे अपना चैटबॉट तैयार कर लिया। ये चिप मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि इसमें एक पैराडॉक्स छुपा है कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी बढ़ती है तो उसका यूज़ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो फिलहाल चिप मार्केट पर असर पड़ा है। दूसरा टेकअवे ये है कि डीप सीक का दावा है कि उनको सिर्फ 50 करोड़ रुपए का खर्चा है, जबकि अमेरिकी कंपनियों ने कई वर्षों तक मेहनत की। वो हजारों करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए, तब जाकर उनका काम शुरू हुआ। डीप सीक ने यह साबित कर दिया कि एआई सबकी पहुंच में है। कम पैसे और छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ये करके दिखाया जा सकता है। तीसरा टेकअवे, कुछ समय पहले तक अमेरिकी एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे थे कि एआई रेस में चीन 2-3 साल पीछे चल रहा है। डीप सीक के आने के बाद ये धारणा बदल गई है। इसका अमेरिका की तकनीकी बढ़त पर असर पड़ सकता है, लेकिन क्या ये मोनोपोली को तोड़ पाएगा, ये अभी देखना बाकी है। डीप सीक का असर सिर्फ एआई इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। इसने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी वॉर को भी और भड़का दिया है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या डीप सीक इस जंग में चीन के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? इसका जवाब पता करने के लिए पहले हमें चीन और अमेरिका के टेक वॉर के बारे में जानना होगा। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 2 महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। कई दशकों तक चले इस शीत युद्ध के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका इकलौती महाशक्ति बनकर रह गया। लेकिन 21वीं सदी में अमेरिका को चाइना से चुनौती मिली। कम्युनिस्ट सिस्टम होने के बावजूद चीन ने अपना मार्केट दुनिया के लिए खोला, टेक और इनोवेशन पर जोर दिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार किया और इसकी बदौलत चीन आगे बढ़ता गया। आज के समय में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। 2024 में उसका ट्रेड सरप्लस करीब $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया, यानी वो इंपोर्ट से कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन का कोई सानी नहीं है। चाइना इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है और अब वो फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में भी हाथ आजमा रहा है। चीन की ये तरक्की सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चुनौती है, क्योंकि इन फील्ड्स में अभी तक इन्हीं देशों का एक छत्र अधिकार रहा है। 1990 और 2000 तक चाइना को फैक्ट्री और मजदूर मुहैया कराने वाले देश के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने इस नोशन को तोड़ा। वहाँ की सरकार ने आत्मनिर्भर बनने के लिए बेसिक लेवल से शुरुआत की। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में खूब सारा पैसा लगाया। कंपनियों को सस्ते दरों पर लोन दिया गया, फैक्ट्री लगाने के लिए फ्री में ज़मीनें दी गई, मशीनों पर सब्सिडी दी गई और नियमों को आसान बनाया गया। चाइना ने यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में टैलेंट पूल तैयार करने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए। इससे ये हुआ कि काबिल लोगों के लिए उन्हें दूसरी कंपनियों या दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन सब के अलावा चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए समुद्री रास्तों और रेलवे नेटवर्क का जाल बिछाया। इन सबको आपस में जोड़ा गया। इससे ट्रांसपोर्ट का काम आसान हो गया और साथ ही साथ चीन ने ऐसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाया जिनके पास
उनकी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल था। इस तरह चाइनीज़ कंपनियों को फलने फूलने के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें एक साथ मिली। इससे प्रोडक्ट्स बनाने में लगने वाला उनका जो खर्च था वो कम हो गया और इसके चलते वो अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार थे। इस चीज़ ने कंज्यूमर्स को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। ये कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक नियम है। आम इंसान क्वालिटी और दूसरे फैक्टर्स पर ध्यान देने से पहले कीमत ज़रूर चेक करता है और यहाँ चीन बाजी मार रहा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इलेक्ट्रिक कार्स का है। इसी वजह से चीनी कारों की डिमांड बढ़ी है और आज के समय में नॉर्मल कार और इलेक्ट्रिक कार दोनों में ही चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को चीनी कारों पर टैरिफ लगाना पड़ा है ताकि उनकी अपनी कंपनियां सलामत रहें, जिससे कि लोगों की नौकरियां बची रहें और उनको अपनी ज़रूरत के लिए चीन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। AI, सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की इस जंग में असली मोर्चा अब खुलने वाला है। अब हम अपनी कहानी में AI की तरफ लौटते हैं। AI सिर्फ ईमेल लिखने या इक्वेशन सॉल्व करने तक सीमित नहीं है। ये स्पोर्ट्स और मेडिकल से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी यूज़ हो रहा है। यानी जिसके पास जितना एडवांस्ड AI होगा वो देश उतना ज़्यादा ताकतवर होगा। हमने पहले भी बताया कि AI को ईंधन मिलता है चिप्स से और चिप्स जो हैं उसमें चीन की महारत नहीं है। चाइना ने 2014 के आसपास चिप्स इंडस्ट्री में खूब सारा पैसा लगाया, फिर भी चिप्स के लिए उसको अमेरिका और दूसरे उनके सहयोगी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर अमेरिका को एज मिला। उसको लगा कि अगर चिप्स का एक्सपोर्ट रोक दिया जाए तो चीन को पीछे रखा जा सकता है। अक्टूबर 2022 में जो बाइडेन सरकार ने इसकी पहल की। उन्होंने कटिंग एज चिप्स और उसको बनाने वाली मशीनों के चीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी और 2023 में इस बैन का दायरा दूसरी बार बढ़ाया गया, लेकिन ज़मीन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अगस्त 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एना स्वेंसन और क्लेयर फ्लू की एक रिपोर्ट छपी है। इसका टाइटल है विद स्मगलर्स एंड फ्रंट कंपनीज चाइना इज स्कर्टिंग अमेरिकन AI बैन्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों ने तमाम बैन के बावजूद लूप होल्स तलाश लिए थे। इसके अलावा अंडरग्राउंड स्मगलर्स का बड़ा जाल था जो हर तरह के चिप्स का ऑर्डर ले रहे थे और तय समय पर चिप्स की सप्लाई भी कर रहे थे। चिप्स के ऑर्डर का शिपिंग लेवल बदलकर उन्हें चाइना पहुंचाया जा रहा था। मतलब अमेरिकी सरकार के बैन के बावजूद एनवीडिया और दूसरी अमेरिकी कंपनियों के चिप्स चीन पहुंच रहे थे और उनका इस्तेमाल AI को डेवलप करने के लिए किया जा रहा था। अभी ये साफ नहीं है कि डीपसीक ने किस तरीके से चिप्स इकट्ठे किए, लेकिन ये कंपनी संदेह के घेरे में तो आ गई है। फिर आया है दिसंबर 2024। बाइडेन सरकार ने तीसरी दफ़ा इन एक्सपोर्ट लूप होल्स को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स के निर्यात पर रोक लगाई और कई चीनी कंपनियों को अमेरिकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से ब्लॉक कर दिया। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके जवाब में उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल करने शुरू कर दिए। करीब 70% रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन और इनकी लगभग 90% प्रोसेसिंग चाइना में होती है। इन मिनरल्स का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर्स और स्मार्टफोन से लेकर F-35 फाइटर जेट्स तक में होता है। अमेरिका के खिलाफ टेक वॉर में ये चीन का सबसे बड़ा हथियार है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है कि किस तरह अमेरिका और चाइना के बीच एक टेक वॉर चल रहा है और कैसे ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि डीप सीक ने इस रेस को कैसे प्रभावित किया है। पहली बात, इसने अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल की पोल खोल दी है। अमेरिका 2022 से चिप्स चीन तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद चिप्स चीन पहुंच रही हैं। जब अमेरिका ने पहली बार बैन लगाया था तब एनवीडिया ने चीन जाने वाली चिप्स को थोड़ा डाउनग्रेड किया। ये वाली चिप बैन के दायरे में नहीं थी, इसको चीन में बेचना इलीगल नहीं था। अमेरिकन कंपनीज ने इन लूप होल्स का खूब फ़ायदा उठाया और सरकार जब तक जागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीनी कंपनियों ने डाउनग्रेडेड चिप्स का अच्छा खासा स्टॉक जमा कर लिया था। दूसरी बात, डीपसीक के इंजीनियर्स का दावा है कि उन्होंने महज 2000 चिप्स के सहारे अपना चैटबॉट डेवलप किया। इससे पहले जो चैटबॉट बनाने में 16,000 या उससे ज़्यादा हाई एंड चिप्स का इस्तेमाल होता था। इससे चिप्स की ज़रूरत और अमेरिकी कंपनियों की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। उनके सामने डीपसीक को पीछे छोड़ने की चुनौती है। अगर वो बेहतर प्रोडक्ट्स या दूसरी चीज़ों में इनोवेट नहीं करते हैं तो उनकी रेलेवेंस कम हो सकती है। तीसरी बात, डीपसीक ने अपने AI मॉडल का कोड पब्लिक कर दिया है। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसने जनरेटिव AI की रेस में सबको सेम पेज पर ला दिया है। हमें आने वाले समय में डीपसीक से भी और भी ज़्यादा बेहतर मॉडल्स के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब बड़े सवाल पर आते हैं, क्या डीपसीक ने टेक वॉर में अमेरिका को पछाड़ दिया है? इसका कोई भी जवाब देना भी जल्दबाजी होगी। हमें लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट देखना होगा। फिलहाल के लिए इसने अमेरिका को बैकफुट पर ज़रूर धकेला है, लेकिन डीपसीक की कई कमियां सामने आई हैं। नंबर 1, डीपसीक का मॉडल पूरी तरह से एनवीडिया के चिप्स पर निर्भर है। उसने चीन में बनी चिप्स का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी चिप्स में अमेरिका की बादशाहत अभी भी बरकरार है। अब से डीपसीक को एनवीडिया के नए चिप्स मिलने में मुश्किल आएगी। ऐसे में वो इस रेस में कैसे बने रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।
नंबर 2, डीपसीक की चैटबॉट ऐप काफ़ी हद तक चीन सरकार के कंट्रोल में है। अगर आप डीपसीक से तियानमेन नरसंहार, माओ जेडोंग की जातियाँ या उइगर मुस्लिमों के बारे में पूछें तो ये जवाब नहीं देता है। कुछ उदाहरण देखिए। हमने पूछा वाई आर उइगर मुस्लिम्स टारगेटेड इन जिनजियांग प्रोविंस। इस पर डीपसीक का जवाब था, सॉरी, आई एम नॉट श्योर हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन येट, लेट्स चैट अबाउट मैथ्स, कोडिंग एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स इंस्टेड। चीन पर उइगर मुस्लिमों को दबाने के आरोप लगते हैं। वहाँ हजारों लोगों को गायब किया गया है, उइगर मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है और चीन सरकार इससे इनकार करती है। फिर हमने पूछा तियानमेन नरसंहार की घटना क्या थी। इस पर भी डीपसीक ने कोई जवाब देने से मना कर दिया। दरअसल 1989 में तियानमेन स्क्वायर में लोकतंत्र के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार ने प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए लोगों पर टैंक चलवा दिए थे। ये जानकारियां पब्लिक डोमेन में है, फिर भी डीपसीक ने इसको सेंसर किया हुआ है। जो भी विषय चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए असहज हैं, उनका जवाब आपको नहीं मिलेगा। सभी चैटबॉट्स में देखो कुछ ना कुछ बायसेस हैं, लेकिन जो दूसरे एआई चैटबॉट्स हैं वो इस तरह की प्रकट सेंसरशिप में नहीं फंसे हैं। अगर आप डेमोक्रेटिक और थोड़े से अनसेंसर्ड चैटबॉट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी भी इस पर अमेरिका की कंपनियों का जो है वो दबदबा है। हालांकि डीपसीक का ये जो मॉडल है वो ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसे मॉडिफाई करके इन कंट्रोल्स और सेंसरशिप से छुटकारा पा सकता है। जैसे परप्लेक्सिटी ने भी इसी मॉडल का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो इनका ठीक ठाक सही जवाब मिल जाएगा बिना सेंसरशिप के। तीसरा पॉइंट, चाइनीज टेक कंपनियों पर यूजर्स का डेटा चीन की सरकार को देने के आरोप लगते हैं। चीन का कानून चाइनीज कंपनियों को इसके लिए बाध्य करता है। इस डेटा का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने, साइबर अटैक या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में किया जा सकता है। जिस भी देश में डीपसीक का चैटबॉट आएगा वहां उसको रेगुलेटिंग एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ेगा और लोगों का भरोसा भी हासिल करना होगा, जो कि उनके लिए मुश्किल होगी। यहाँ पर इसके ओपन सोर्स होने के कारण इस मॉडल को इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि हम अपना डेटा चाइना के सर्वर्स में ना भेजें। पॉइंट नंबर 4, एक तरफ दुनिया डीपसीक की फ़ैन हो रही है और दूसरी तरफ उसके दावों का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। ओपन एआई ने आरोप लगाया है कि डीपसीक ने उसकी टेक्नोलॉजी चुराई है। यूएस नेवी ने अपने स्टाफ्स को डीपसीक का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इटली ने डेटा प्राइवेसी पर इनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा 50 करोड़ में मॉडल ट्रेन करने के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस दावे की वजह से ही अमेरिकी टेक कंपनीज के शेयर गिरे हैं। दरअसल डीपसीक ने लागत का प्रचार करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और लैब सेट करने में जो खर्च आता है वो सारी बातें छुपा ली। हो सकता है कि डीपसीक आगे कभी अपनी लागत पर खुल के बात करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो जो नुकसान करना था वो कर दिया। अब आखिरी सवाल, डीपसीक जियोपॉलिटिक्स पर कैसे असर डाल रही है? 3 तरीकों से। नंबर 1, एआई की रेस और तेज होने वाली है। अमेरिका और चीन आगे निकलने के लिए प्रतिबंधों और टैरिफ्स का सहारा लेंगे। इसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी। अमेरिका और चीन में बनने वाले प्रोडक्ट्स सिर्फ उन्हीं के यहाँ नहीं बिकते, उन्हें दुनिया भर में बेचा जाता है। अगर अमेरिका चीन के बीच टेक वॉर बढ़ा तो पूरी दुनिया को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, जिस तरह से डीपसीक ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ओपन एक्सेस दिया है, इससे एआई की पहुंच आतंकवादी संगठनों, हैकर्स और माफिया गिरोहों तक भी हुई है। पूरी दुनिया को इससे निपटने की तैयारी शुरू करनी होगी। हमें एआई को जिम्मेदार और सुरक्षित बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। तीसरी चीज़, डीपसीक के अधिकतर सॉल्यूशंस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन लेंथ पर हैं। तिब्बत, दलाई लामा, ताइवान, हांगकांग और शिंजियांग, ये विषय चीन की दुखती रग हैं। इन जगहों पर चीन ने डेमोक्रेटिक राइट्स का दमन किया है। तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा किया, जिसके चलते दलाई लामा को अपने समर्थकों के साथ भागना पड़ा था। ताइवान को चीन अपना अभिन्न हिस्सा बताता है और अक्सर ताइवान की सीमा में फाइटर जेट्स भेजता रहता है। हांगकांग में उसने नेशनल सिक्योरिटी लॉ के नाम पर प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टर्स को परेशान किया हुआ है और जिन दलाई लामा को पूरी दुनिया पूछती है उनको चीन आतंकवादी कहता है। जब आप इन मुद्दों पर डीपसीक से पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देगा, और अगर बाई चांस देता भी है तो उसमें आपको चीन का प्रोपेगेंडा साफ नजर आएगा। बहुत कम लोग हैं जो अभी तक डीपसीक के मॉडल को लोकली रन कर रहे हैं। अधिकतर लोग डायरेक्ट इस चैटबॉट की वेबसाइट या ऐप से इसे यूज़ कर रहे हैं और वो चाइना के इस प्रोपेगेंडा से मुक्त नहीं है। जिस तरह से डीपसीक की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चीन अपने इंटरेस्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इंफॉर्मेशन एज में ये सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। जिम्मेदार सरकारों और संस्थाओं को इस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप भी जब डीपसीक की ऐप या वेबसाइट पर जाएं तो इन बातों को ध्यान में रखें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
डीप सीक के साइंटिफिक पक्ष, इसके टेक्निकल पक्ष की हमने एक अलग सी डिटेल्ड वीडियो बनाई, उसमें थोड़ी और नुआंसेस हम डिस्कस करेंगे। वो आयुष्कारी नाम के चैनल पर है, वो जल्दी आएगी, जब आएगी तो आपको बता देंगे। साथ बने रहिएगा। आप इंटरनेशनल अफेयर्स पर और कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी काम की जानकारी लगी है, कुछ भी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ भी कमेंट भी छोड़ सकते हैं। आपका जो प्यार है वो हमें काम करने की ताकत देता है। हमें देखते रहिएगा, और यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।